हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और अब हम लेकर के आए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की स्टार्टिंग, यानी यहां से हम कॉस्ट अकाउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो आपको एक वीडियो मिला होगा वो इसका केवल परिचय था, और कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट से आप सारा का सारा आप देख सकते हैं। जो लोग क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं उनके पास में पीडीएफ भी पहुंच रही होंगी, और आप देखिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग को कितना सरल से हम समझ सकते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं। भाई बीकॉम सेकेंड ईयर में ये है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो आपकी, देखो बच्चे बहुत ज्यादा ये पूछते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, क्या यहां पर ये भी है? तो मैं आपको बता दूं, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग पूरे इंडिया में बिल्कुल एक कॉस्ट ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सिर्फ एक दो टॉपिक चेंज होता है, बाकी सबका सब वही रहता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। आपको मैं बताऊं कि कुछ यूनिवर्सिटी ने सिलेबस को थोड़ा कम कर दिया है, कुछ ने ज्यादा कर दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और 90% तो सिलेबस सब जगह एक सा ही है, चाहे आप कहीं से भी हो, क्योंकि हमारे पास बहुत दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं। तो यहां पर बीकॉम सेकंड में स्टार्ट हो चुका है, कुछ लोगों के एग्जाम चल रहे हैं और कुछ के एग्जाम हो चुके हैं। तो जिनके एग्जाम चल रहे हैं वो थोड़ा सा वेट करेंगे, और जिनके हो चुके हैं वो अपने क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमें अगर दूसरों से आगे निकलना है तो 100% पहले की अपेक्षा अपने आप को बदलना होगा। और क्या बदलना होगा, आगे धीरे धीरे आपके समझ में आता चला जाएगा। लागत लेखांकन यानी कॉस्ट अकाउंटिंग को हम समझेंगे, और आज से स्टार्ट करते हैं कि लागत लेखांकन का अर्थ एग्जाम में 100% पहला जो थ्योरी का क्वेश्चन होगा उसमें मिलेगा ही मिलेगा। आप किस तरह से लिखोगे कि लागत लेखांकन क्या है? देखो लागत लेखांकन का अर्थ जब आप लिखेंगे तो लागत लेखांकन दो शब्दों से मिलकर के बना है, लागत प्लस लेखांकन। अब यह लागत क्या होती है और लेखांकन क्या होता है? लेखांकन के बारे में इससे पहली वीडियो हम बता चुके हैं। बिजनेस में जितने भी लेन देन हो रहे हैं, याद रखना बहुत मुश्किल है, उनका सिस्टम में डालना ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सिस्टम का मतलब है कि एक जो हम लेखांकन प्रणाली को अपना रहे हैं उसके तहत उन सब डेटा को कलेक्ट करना बहुत जरूरी है, जिससे क्या होता है, ग्राहक जुड़े रहेंगे, जो लेखांकन प्रक्रिया है वो पूरी होती रहेगी, टैक्स सही मात्रा में जाएगा, भविष्य की जरूरतें पूरी होंगी, कोई वाद विवाद हो जाता तो न्यायालय में प्रमाण होगा, भविष्य की प्लानिंग करनी है तो वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होगी, कोई थर्ड पार्टी अगर हमसे कोई जानकारी चाहती है तो उसके लिए देने में आसानी होगी। इन सब कारणों से क्या होता है कि सारी सूचनाओं को लिख लिया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं कौन सी सूचना को लिखने के लिए? लागत लेखांकन के लिए। तो किसी भी वस्तु की लागत को विधिवत और निश्चित प्रारूप में लिखना ही क्या कहलाता है? लागत लेखांकन कहलाता है। अब मैं आपको बता दूं कि लागत कैसे करके लागत लेखांकन को किस तरह से स्पष्ट करोगे। देखो, जहां कहीं पर भी आए बात लागत और लेखांकन की, तो जो तुम्हारी किताब में अभी देखना, अगर बुक्स हैं आपके पास में तो अभी देखना कितना लंबा चौड़ा हिसाब किताब वहां पर लिखा है उन्होंने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लागत लेखांकन में सिर्फ दो ही चीजें आएंगी। क्या चीजें आएंगी? या तो क्रय की कीमत, कोई भी वस्तु अगर आपने 100 रुपए में परचेज की है तो आपके लिए वो कितने में पड़ी है? 100 रुपए में पड़ी है। आपके लिए उसकी लागत कितनी हो गई? 100 रुपए हो गई। अगर आपने उसके लिए निर्माण किया है तो निर्माण जब किया है और निर्माण उसका 90 रुपए में हुआ है तो आपके लिए उसकी लागत कितने रुपए हो गई? 90 रुपए हो गई। तो किसी भी वस्तु को चाहे हमने क्रय किया हो या निर्मित किया हो, हमें कितने में मिली वही उसकी क्या कहलाती है? लागत कहलाती है। और उस लागत को निर्धारित स्थान पर लिखना क्या कहलाता है? लागत लेखांकन कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि लागत लेखांकन क्या है। और अच्छे से लागत लेखांकन को स्पष्ट करने के लिए आपको इस तरह से लिखना होगा कि जो किसी वस्तु को क्रय करने में अथवा निर्मित करने में जो हमारा खर्च होता है उसी का योग उसका क्या कहलाता है? लागत कहलाता है। और उसको एक निर्धारित स्थान पर लिखना या एक विशेष तरीके से लिखना क्या कहलाता है? लागत का लेखांकन कहलाता है। अब पूरे हम बीकॉम सेकंड में लागत लेखांकन को ही पढ़ेंगे। बहुत सारे चैप्टर्स हमें न्यूमेरिकल के पढ़ने हैं। और एक चीज़ बताएं, बीकॉम पार्ट 1 में अगर हल्की सी भी कहीं पे अगर आपके लिए परेशानी हुई हो, सेकेंड ईयर में मत करना, वरना जिंदगी बर्बाद। क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट में अगर सही से नंबर नहीं आ पाए तो सेकेंड ईयर में ही कंट्रोल कर सकते हो उनके लिए। उनका एवरेज सेकेंड ईयर में कंट्रोल कर लो, थर्ड ईयर को और अच्छा बना लोगे, 100% आपका रिजल्ट अच्छा। जिंदगी में बीकॉम आपको 2 बार करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक ही बार कर सकते हो, किसी यूनिवर्सिटी कर रहे हो। ओके, तो यहां पर लागत लेखांकन हमारा जो है वो स्पष्ट रूप से संक्षेप में हमने देख लिया। एक परिभाषा बहुत अच्छे से आप जरूर रट करके जाइएगा।
क्योंकि पूरी बुक का नाम ही लागत लेखांकन है, तो लागत लेखांकन की परिभाषा आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर अर्थ को लगभग पहले पेज के, ये पूरा हमारा पहला पेज है, तो यहाँ से आपने अर्थ की हेडिंग डाली, यहाँ से अर्थ लिखते हुए चले गए, और लिखने के बाद में इतना अर्थ समझाने के बाद में यहाँ पर आपको परिभाषा का डालना है, और वो नीचे कम से कम 3-4 लाइनों में, 5 लाइनों में परिभाषा पूरी करनी। पहले पेज पे इसकी अर्थ और परिभाषा ही होनी चाहिए, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ये कहीं पर मिल जाए। अच्छा, शॉर्ट में मिल जाए तो भी, शॉर्ट में होगा तो फिर लागत लेखांकन का अर्थ ही पूछ रहा होगा, तब भी आपको ऐसा ही लिखना है, तो ये तो काम करना ही करना है। ठीक है, परिभाषा बताएं आर गुप्ता जी ने बहुत अच्छी दी है, जो हमारे नोट्स में आपके लिए मिलेगी, और आपके पास में बुक हो तो वहां पर भी मिलेगी। ठीक है, आर गुप्ता ने बहुत अच्छी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि लागत लेखे जो होते हैं, लेखों की एक ऐसी प्रणाली है, इसमें जितने भी हमारे व्यय हो रहे हैं, जितने भी हमारे किसी वस्तु को खरीदने में या निर्माण करने में अगर व्यय हो रहे हैं, तो उनको विश्लेषण किया जाता है इसमें, और उत्पादन में होने वाले व्यय को विधिवत रूप से एक साथ लिखना क्या कहलाता है? लागत लेखांकन कहलाता है। वहां शब्द थोड़े बदले हुए होंगे, अर्थ यही होगा। ठीक है, और परिभाषाओं में बिल्कुल भी चेंज नहीं है। आप 4-4 परिभाषाएं मत रटिएगा, एक परिभाषा रटिएगा और वही परिभाषा आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये लेखांकन का अर्थ और परिभाषा हम लोग स्पष्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कौन सी होगी कि लागत लेखांकन में लागतें कौन कौन सी होती हैं, ये समझना होगा, जो बहुत बड़ा एक पार्ट है। ठीक है, जो आपका मोस्टली लागत का वर्गीकरण कहलाता है, और यहाँ पर लागत लेखांकन के अर्थ के बाद में सेकंड जो हमारी हेडिंग आएगी वो आती है लागत के प्रकार या वर्गीकरण। देखो, वर्गीकरण को अंग्रेजी में हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, और प्रकार को हम क्या कहते हैं? टाइप्स कहते हैं। ठीक है, और कम से कम नहीं तो कम से कम आपको 20 प्रकार की लागतें कॉस्ट अकाउंटिंग में दिखाई देंगे, और ये 20 प्रकार की लागतें इस पूरी वीडियो में आज हम कवर कर देंगे, क्योंकि हमारा हर दिन स्पेशल होता है, हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ आपके लिए यहाँ पर मिलेगी। बुक्स से रटोगे बहुत टफ लगेगा, अगर माइंड से समझोगे, दरवाज़ा जो आपके माइंड का है वो ओपन कर लीजिएगा, हाथ में किताब लेनी नहीं पड़ेगी, ऐसे ही सब रटता हुआ चला जाएगा। तो अब हम समझेंगे कि लागतों के प्रकार या लागतों का वर्गीकरण कुछ भी लिखने के लिए आ जाए, और जो हम बता रहे हैं 100% एग्जाम में इसमें से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और कौन से में मिलेगा? लॉन्ग में नहीं मिलेगा। ये जो लागतों के प्रकार या वर्गीकरण हैं, आज के इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन 100% छुपा हुआ होगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं। कौन कौन से पूछते हैं? देखो, सबसे पहली होती है, क्या होती है पहली लागत? परिवर्तन लागत। परिवर्तन लागत ये क्या होती है? परिवर्तन लागत। ठीक है, हम अंग्रेजी में इसके लिए कहते हैं क्या? कन्वर्जन कास्ट। क्या होती कन्वर्जन कास्ट? देखो, किसी भी वस्तु को या किसी भी निर्माण कर्ता के लिए जब वो किसी वस्तु का निर्माण कर रहा होता है, तो रॉ मटेरियल से उसके लिए प्रोडक्शन में कन्वर्ट करने में आने वाली लागत को हम कन्वर्जन लागत कहते हैं। जैसे ये जो पेन है हमारे हाथ में, ये प्लास्टिक ही अगर होता तो हमारे यूजेबल नहीं होता, लेकिन इसको शेप दी गई, इसमें इंक डाल दी गई, इसको लिखने योग्य बना दिया गया। हो सकता है दुकान वाले के लिए 25 रुपये का ही हो या 30 रुपये का हो, लेकिन हम आपको कितना महत्वपूर्ण पढ़ा रहे हैं, ना हमारे लिए और ना आपके लिए इसकी कोई कीमत नहीं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और यही पेन दुकान वाले के पास में हमें 25 रुपीज़ का मिल जाता है, लेकिन पता चला कि हमारे पास में वहाँ पर 100 का नोट है, और हम कहते हैं कि भैया हमें एक पेन दे देना, वो कहता है खुले हुए नहीं है, ओपन करके लाओ, कहीं से लाओ। तो हम क्या कहते हैं कि भैया पेन दे दे, तू पैसे दे या मत दे, क्या हुआ, क्या बढ़ गया, इसका महत्व समझिए। यही चीज होती है कि जब हम बात करते हैं परिवर्तन लागत की यानी कन्वर्जन कास्ट की, तो कब हमें रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन में चेंज करना है, उसके बदले कितनी लागत आ रही, उसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट या परिवर्तन लागत कहते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब भी नहीं समझे हो तो हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे इसके लिए, ठीक है, पूरा पढ़ाने के बाद वहां समझ में आएगा। सेकंड जो होती है प्रतिस्थापन लागत होती है। प्रतिस्थापन लागत ये क्या होती है? प्रतिस्थापन लागत, इसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट वैल्यू, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहेंगे भैया, यहां लागत पड़ा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है? प्रतिस्थापन क्या होता है? प्रतिस्थापन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस स्थापन, यानी पहले से कोई चीज हमारे यहां पर स्थापित है,
पहले से हमारे बिजनेस में कंप्यूटर लगा हुआ है, अब बहुत दिन हो गए लगे हुए, लेकिन हम चाहते हैं कि वो सही से काम नहीं कर रहा, उसके स्थान पर हम दूसरा लगाएं, तो दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ लागत आएगी, उसको हम प्रतिस्थापन लागत कहते हैं। कंप्यूटर की जगह पे पता चला हम लैपटॉप का यूज कर रहे हैं तो प्रतिस्थापन लागत कहलाएगी। यानी एक वस्तु जिससे हमारा काम चल रहा है, एक मशीन जिससे हमारा काम चल रहा है, एक प्रोडक्शन जिससे हमारा काम चल रहा है, उसके स्थान पर दूसरी चीज को लाना प्रतिस्थापन कहलाता है, रिप्लेसमेंट कहलाता है यहां पर। ठीक है। तीसरी चीज होती है अनुमानित लागत। अनुमानित, ये सारे शब्द आप समझ लीजिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत सरल लगने लगेगी। अनुमानित लागत, ये अनुमानित लागत क्या होती है? अनुमानित लागत को हम एस्टिमेटेड कॉस्ट कहते हैं। लागत लेखांकन में मोस्टली क्या होता है कि इस लागत का खूब प्रयोग किया जाता है, अनुमानित लागत हम जिसके लिए कहते हैं। देखो क्या होता है कि लागत दो ही चीज़ों की तो आ रही है, या तो हमने खरीदी होगी या हमने निर्माण किया होगा। खरीदी क्यों होगी? बेचने के लिए। निर्माण क्यों किया होगा? बेचने के लिए। यानी एक चीज़ तो कॉमन है कि लागत लेखांकन में जो बिजनेस करते हैं वो अपनी सेवा किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं, तो जिसको हम सेवा देते हैं वो क्या होता है, प्राइस लेने आता है। वो कहता है कि अगर हम आपसे 1000 कोई यूनिट बनवाते हैं या 500 कोई यूनिट बनवाते हैं, कोई वस्तुएं हम 500 बनवाते हैं, तो तुम्हारी कितनी लागत आएगी। जैसे आप कोई 10 वस्तुएं बाजार में खरीदने जाते हो तो 4 दुकानों पे पूछते हो कि भैया इसमें कितनी लागत आएगी या आप हमें कितने में दे दोगे। तो वो क्या होता है कि 100% तो क्लियर नहीं बताता, लेकिन अनुमान के आधार पे बता देता है कि इतनी लगभग में लागत आएगी। वहाँ थोड़ी बहुत कम बढ़ आगे पीछे भी हो सकती है। तो उस लागत को हम कौन सी लागत कहते हैं? अनुमानित लागत कहते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट कहते हैं। जैसे जितने मैन्युफैक्चरिंग के काम होते हैं, जहाँ पर निर्माण होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि पूछा जाता है एग्जाम्पल के रूप में, जैसे अगर आप कॉपियों का व्यापार करोगे, कॉपी जिस पे हम लोग लिखते हैं, किसी निर्माता के पास में गए, बोले तुम्हारे पास कागज़ का भंडार है, हमें इतनी मोटी कॉपी मतलब बना करके आप देनी है और 1000 कॉपियाँ हम परचेज करेंगे, बताओ कितना खर्चा आएगा हमारा या कितनी लागत आएगी। तो वही वो अनुमान के आधार पे बता देगा कि भाई इतना इसमें लगेगा और आपको इतना खर्चा देना होगा, तो वो हमारी अनुमानित एस्टिमेटेड कॉस्ट कहलाती है। अगली होती है हमारी जाकर के परिमाप लागत। चौथा परिमाप लागत, इसे स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं। क्या होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट? ये वह लागत होती है कि आप कहीं पर भी चले जाइए, जो लागत यहाँ आ रही वो ही हर जगह आएगी, उस लागत को हम परिमाप लागत कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिएगा कि भारत के एक स्टेट में प्लास्टिक का जो कच्ची प्लास्टिक है उसका 200 रुपये किलो लागत आती है, तो कहीं पर भी चले जाइए पूरे भारत में 200 रुपये किलो ही अगर लागत आए तो समझ लो कि उसको हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं, परिमाप लागत कहते हैं। परिमाप का मतलब होता है जहाँ कहीं पर भी आप मापो वो पूरा ही पूरा बैठे, इसके लिए हम कहते हैं क्या, परिमाप लागत। अगले है 5वें नंबर पे परिवर्तनशील। आपकी बुक्स में चेंज हो सकती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम क्रम से समझाते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है। परिवर्तनशील लागत, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंट आपको बहुत सरल लगेगी अगर ये सब लागतें अगर एक बार समझ में आ गई। परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं? परिवर्तनशील लागत कहते हैं हम बदलने वाली लागत के लिए। ये बदलने वाली लागत क्या होती है? जो 100% कन्वर्ट होती हुई चले, यानी कम बनाओगे लागत कम आएगी, ज़्यादा बनाओगे ज़्यादा लागत आएगी। अब तुम सोचोगे ये तो सभी में होता है, जी नहीं। इस 2 प्रकार की होती है परिवर्तनशील लागत, और अगले नंबर पे होती है स्थायी लागत। स्थायी लागत जिसको हम कहते हैं क्या, फिक्स्ड कॉस्ट। ये फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है और परिवर्तनशील लागत क्या होती है? देखो, परिवर्तनशील लागत वो होती है कि मान लीजिएगा कि ये पेन अगर हम 100 बना रहे हैं तो सामग्री, श्रम और प्रत्यक्ष व्यय जो इस पे हुए हैं वो 100% कन्वर्ट होते हुए जाएंगे। एक पेन बना रहे हैं तो 20 ग्राम प्लास्टिक लग रही, अगर 10 पेन बनाएंगे तो 10 गुनी लगेगी जाकर के, 100 पेन बनाएंगे तो 100 गुनी लगेगी जाकर, 1000 पेन बनाएंगे तो 1000 गुनी लगेगी जाकर। तो ये होती है हमारी कौन सी, परिवर्तनशील लागत। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें परिवर्तनशील लागत जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसमें 3 ही चीज़ें मोस्टली आपके लिए मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा परिवर्तनशील लागत में, आपको बता दें। पहले नंबर पे तो मटेरियल मिलेगा,
जिससे कोई चीज़ बन के तैयार हो रही है। दूसरे नंबर पे लेबर, जो बना रहा है, चाहे मशीनों से बन रहा हो चाहे मनुष्य के द्वारा मेहनत करके बन रहा हो। पहला आपको मटेरियल मिलेगा, दूसरा लेबर मिलेगी, और तीसरे नंबर पे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो मिलेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दो प्रकार वो होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष व्यय जिसके लिए हम कहते हैं वो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष किसे कहते हैं? जो हमें दिखाई ना दें। जैसे कोई भी बुक है, अगर हमने वो बनाई है तो जाहिर सी बात है उसको सही आकार देने के लिए तीन ओर से कुछ ना कुछ कट करके रद्दी कचड़न के रूप में नीचे गिर जाएगा। या हम जो शर्ट पहने, ये अगर हम मार्केट से 500 रुपये मीटर लेकर के आए हैं और जो दर्जी था उसने सही शेप देने के लिए कुछ कट करके नीचे गिरा दी, वो कौन सी हो गई? वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। और जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये कैसा है? डायरेक्ट मटेरियल है। तो जो दिखाई दे वो प्रत्यक्ष, और जो दिखाई ना दे वो अप्रत्यक्ष। क्या जो कट के गिर गई वो इसी कीमत की नहीं थी? वो थी, सेम कीमत की थी, लेकिन हमें वैल्यूएबल बनाने के लिए उसको खराब करना ही पड़ेगा। तो वो जो खराब होकर के नीचे गिर रहा है इनडायरेक्ट मटेरियल है, और जो बन के तैयार हो रहा है वो डायरेक्ट है। अब जो नीचे गिर गई लागत उसमें भी आई, उसको क्या किया जाता है? उसके लिए दोबारा प्रयोग में करके और कोई सस्ता प्रोडक्ट बना दिया जाता है, जिसको हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं, उपोत्पाद कहते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में उपोत्पाद जरूर पूछा जाए। अब परिवर्तनशील लागत हमारे समझ में आ गई कि भैया हम जितना ज़्यादा बनाएंगे उतनी ज़्यादा होगी, जितना कम बनाएंगे उतनी कम होगी, और ना बनाए तो 100% नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी। तो वो लागतें उत्पादन को बढ़ाने के साथ में बढ़ती हैं, कम करने को साथ में कम करती हैं, ना करने पर नहीं होती हैं। ऐसी लागतों को हम परिवर्तनशील लागत कहते हैं। अब हमारी बात होती है कौन सी? स्थायी लागत की, फिक्स्ड कॉस्ट की। ये कौन सी कॉस्ट हो गई? फिक्स्ड कॉस्ट। ये व्यय हो गई, चाहे उत्पादन करो या मत करो बेटा, उतना खर्च होना ही होना है। जैसे मशीनों को बीमा करा दिया, तुम कतई उत्पादन मत करो, पूरे वर्ष भर का बीमा हो गया तो वो चल रहा है। मशीनों को अगर आपने किस्तों पे ले रखा है उसकी इंस्टॉलमेंट जाएगी। अगर आपने फैक्ट्री को कहीं किराए पर ले रखा है किराया जाएगा। बिजली का कनेक्शन ले रखा है, बिजली कतई मत फूंको, लेकिन जो मीटर है और उसका जो निश्चित जो चार्ज है वो जाएगा। ये वो लागतें हैं जो स्थायी होती हैं, यानी इनको दूर नहीं किया जा सकता है, इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या है? जितना ज़्यादा उत्पादन करोगे उतनी मतलब लागत कम होती चली जाती है। क्यों? बढ़ती कौन सी है? वेरिएबल वाली, और स्थायी वाली तो वो तो उतनी ही रहती है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हमने किसी मशीन का बीमा 1000 का कराया है, अगर 1000 रुपये हमारे गए हैं और हम इससे अगर 1000 यूनिट बनाते हैं तब भी बीमा 1000 का है, और इसी मशीन से अगर हम 10,000 यूनिट बनाते हैं तो बीमा तो तब भी 1000 का है। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करो कि हमारे 9000 यूनिट अधिक बन रहे हैं, ये तब भी उतना ही रहा। या चौकीदार एक व्यक्ति रखा है हमने, उसे कहा कि मशीन की रखवाली करो हर समय, उसको हम 1000 दे रहे हैं, 1000 रुपये अगर वो हमसे लेता है, 1000 यूनिट बनाएंगे तब भी वो लेगा, बिल्कुल नहीं बनाएंगे तब भी वो लेगा। वो तो रखवाली कर रहा है, उत्पादन से क्या मतलब है? तो ये बहुत ज़्यादा समझानी थी हमें परिवर्तनशील और स्थायी लागत है, ठीक है। परिवर्तनशील उत्पादन के साथ जो बढ़ जाए, उत्पादन ना करने पे खत्म हो जाए, और कम उत्पादन करने पे कम आए, यानी उत्पादन के साथ 100% बदले, वो परिवर्तनशील। और जो बिल्कुल भी ना बदले, जिसमें कोई फर्क ना पड़े, वो कौन सी होती है? स्थायी लागत होती है। नेक्स्ट है 7वीं लागत, अवसर लागत। बहुत आता है अवसर लागत, ठीक, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है अवसर लागत, ठीक है। क्या होती है ये अवसर लागत? खूब आपसे ये पूछा जाता है। और अवसर लागत के लिए मैं बता दूं, इसको मोस्टली 2 नंबर में या 4 नंबर में पूछा जाता है। और जहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन अब आना शुरू हुए हैं तो वहाँ पर छोटा ही लगभग में 1 पेज का उत्तर जहाँ पर लिखा जाता है उतने में आपके लिए लिखना होता है। किसके बारे में? अवसर लागत के बारे में। देखो यहाँ पर हम आपको बता दें, अवसर लागत में 100% 2 चीज़ें देखी जाती हैं। मान लीजिएगा कि यहाँ पर 2 प्रोडक्शन हैं, X और Y। यानी X को जब हमने बनाया तो यहाँ पर क्या 10 रुपये लागत आई। उसी चीज़ से अगर हम Y बना के बेचें और वो 12 रुपये में बिके, ये वाली 10 में बिके और ये वाली 12 में बिके, तो अंतर कितने का हो गया? 2 रुपये का हो गया। यानी
पहले वाले से दूसरे वाले में हमें 2 रुपए की बचत हो रही, तो हम ये मानेंगे कि यहां पर 2 रुपए लागत कम है। ऐसे अवसर के लिए ही हम कौन सी लागत कहते हैं? अवसर लागत कहते हैं। इसमें 100% जो प्रोडक्शन होता है वो एक के स्थान पर दूसरे को करके देखा जाता है और देखा जाता है कि यहाँ पर क्या चेंज हुआ। और ये लागत बच्चों के समझ में बहुत देर में आती है, वो समझ ही नहीं पाते कि अवसर लागत तो मतलब होती है तो होती क्या है। तो अवसर लागत यही चीज़ होती है जो प्रोडक्शन से संबंधित होती है, ठीक है। और अवसर लागत के लिए हम आपको बताएं कि किसी भी वस्तु से ही मशीनों के द्वारा जब प्रोडक्शन होता है वहाँ पर बना बना के देखा जाता है। अगर ऐसे क्लियर नहीं हुआ हो तो दूसरी तरह से क्लियर होता है। मान लीजिएगा हम लोग जो है बताएं, जैसे क्या चीज़ बताएं, हम लोग बिस्किट बनाते हैं, किसी फैक्ट्री में बिस्किट बनाते हैं, चलो बिस्कुट लिख देते हैं, ठीक है। हम ये बनाते हैं या नमकीन बनाते हैं, ठीक। अब नमकीन बनाते हैं, इसके हम 3-4 तरीका के पाउच बनाते हैं, ठीक। एक हम बनाते हैं 100 ग्राम वाले, दूसरे में हम बनाते हैं 250 ग्राम वाले, यहाँ पर बनाते हैं हम 50 ग्राम वाले, यहाँ पर हम बनाते हैं 5 रुपए वाले, और यहाँ पर हम बनाते हैं कितना 1 केजी वाले, ठीक। अब क्या होता है कि ये प्रोडक्शन एक ही चीज़ का हो रहा, लेकिन हमने मात्रा अलग अलग कर दी। दिख रहा होगा आप लोगों को, मात्रा हमने अलग अलग कर दी, उत्पादन एक ही चीज़ का हो रहा है। अब आप समझिए, छोटे छोटे पैकेट जो होते हैं, पाउच होते हैं, वो महंगे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए क्या होता है कि जब हम पैक करते हैं तो पैकिंग का खर्चा हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हो गया, ज़्यादा कस्टमर हमें ढूंढने होंगे। लेकिन 1 केजी का पैक अगर हम आपको पकड़ा दें तो इसका मतलब हमारा 1 केजी माल एक ही व्यक्ति के पास में चला गया। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि जो छोटे छोटे पाउच हैं वो हमें ज़्यादा पैसा देते हैं। तो यही हमारी क्या होता है कि इनकम बढ़ती है, जाकर के चीज़ एक ही है, इनकम बढ़ा रही है। यही हमारी क्या कहलाती है? अवसर लागत। यानी कौन सी चीज़ को किस अवसर पे सेल किया जाए जिससे हमारी लागत कम आए, यही अवसर लागत होती है, ठीक है। बाकी इसके लिए जो नोट्स होंगे उसमें और अच्छे से आपको क्लियर कर देंगे। अगली चीज़ होती है जाकर के कहाँ पर जगह थोड़ी कम है अब, हाँ, इनके लिए मैं और रिपीट कर दूँ। परिवर्तन लागत आप समझिए हो, कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। किसी भी रॉ मटेरियल को जब हम पक्के में परिवर्तित करते हैं तो जो भी लागत आती है परिवर्तन होती है। प्रतिस्थापन एक के स्थान पर दूसरी होती है। अनुमानित उम्मीद लगाते हैं जो निर्माता होते हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, वो फैक्ट्रियों से पूछते हैं कि भाई कितनी लागत पे हमें कोई चीज़ बना के दोगे, तो वो एक एस्टिमेट बना करके दे देते हैं। प्रमाप लागत स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं, आप जानते हो हर जगह पर ये एक जैसी रहती है। परिवर्तन लागत देखो, प्रमाप लागत में और स्थायी लागत में अंतर है, ठीक है। स्थायी तो उत्पादन के साथ ना घटती है ना बढ़ती है, ठीक है। प्रमाप का मतलब होता है हर स्थान पर एक साथ मानना, ठीक है। और परिवर्तन बढ़ेगी और घटेगी, स्थायी बराबर रहेगी, अवसर बाई चांस, ठीक है। अब इनके बाद अगली जो लागतें आती हैं, जो इंपॉर्टेंट और लागतें हैं, वो देखो कौन कौन सी बची हुई हैं, उनको और हम समझ लेते हैं। कम से कम 15-20 लागतें बिल्कुल अब ये इंपॉर्टेंट थी, बाकी और हम बहुत आसानी से समझाते चलेंगे। अब होती है एक कुल लागत, ठीक है। ये कुल लागत क्या होती है, जिसको हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ये कैसे करके समझोगे? देखो, ये पेन अगर हमने बनाया, इसमें कुछ प्लास्टिक लगी, कुछ लेबर लगी, कुछ मशीनों का खर्च आया, और सब खर्च आने के बाद में जब ये बिकने के योग्य है, बिल्कुल बिकने को तैयार है, उस तक के सारे खर्चे जोड़ना क्या कहलाएगा? कुल लागत कहलाएगा। अब आप सोचोगे इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसमें बहुत कुछ है बेटा। कॉमर्स पढ़े हुए बच्चे समझ सकते हैं कि इसमें कितना विज्ञापन गया होगा। फैक्ट्री लगाने वाले ने पूंजी जो लगाई है, अगर बैंक से लोन लेकर लगाई तो इस पर कुछ इंटरेस्ट भी गया होगा। ये इसको सेल करने में कुछ ना कुछ कमीशन भी गई होगी। ये सारी चीज़ें किसी को दिखाई नहीं देती हैं। और जहाँ पर ये बन के तैयार हो रहा है वहाँ पर कुछ कर्मचारी इसकी रखवाली पे लगे हुए होंगे। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो सारे खर्चों को जोड़ करके जो लागत आती है उस लागत को हम कुल लागत कहते हैं। और कुल लागत दूसरी तरह से भी निकल सकती है। फार्मूला पूछा जाता है, सेल्स में से प्रॉफिट को घटा दो। क्या घटा दो? सेल्स में से प्रॉफिट का घटा दो। जो निकल करके आएगी वो कौन सी कॉस्ट आएगी? टोटल कॉस्ट निकल करके आएगी। इसको कुल लागत हम कहते हैं। ये बहुत पूछा जाता है, आगे जब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो ये काम में भी आएगा, खूब काम में आएगा। सेल्स में से प्रॉफिट घटाओगे टोटल कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दोगे सेल्स हो जाएगी। यानी इन तीनों में एक संबंध है। और सेल्स में से टोटल कॉस्ट घटा दोगे तो क्या? प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कहीं से भी देख लो, तीनों में एक साइकिलिंग है। इस साइकिलिंग को समझना है कुल लागत के रूप में।
अगली जो लागत होती है वो होती है काल्पनिक लागत। ठीक है, काल्पनिक लागत। ये काल्पनिक लागत क्या होती है? जब हम किसी के लिए, किसी भी प्रोडक्शन के लिए हम बनाते हैं और इसमें प्रोडक्शन करते समय ये माना जाता है कि कोई भी फैक्टर कितना काम कर रहा होगा तो उसका खर्चा लगभग इतना हो जाएगा। इसको हम काल्पनिक लागत कहते हैं। ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो, जैसे आप गेहूं से आटा बनाते हो, 1 कुंटल गेहूं से यानी 100 किलो गेहूं से 100 केजी आटा तैयार नहीं होता है। अब आप सोचोगे वो जो छिलका है गेहूं का वो उतर जाता है, छिलकों को भी जोड़ लो, छिलके को जोड़ लो, तैयार आटे को जोड़ लो, फिर भी वो 1 कुंटल में 1 कुंटल नहीं होता। क्या होता है, मशीनें जब हीट करती हैं तो क्या होता है कि कुछ बास बन के उड़ जाता है, यानी वेट में कमी आ जाती है, लॉस इन वेट हो जाता है। अब कल्पना की जा सकती है कि लगभग 1 कुंटल पे 1 किलो उड़ जाता है या 1.5 किलो उड़ जाता है, तो ये हमारी कौन सी लागत हो गई? काल्पनिक लागत हो गई। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं, तुरंत क्लियर हो जाएगा। आपके पास में भी हीरो कंपनी की बाइक है, मेरे पास में भी बाइक है। मैं कह रहा हूं कि मेरी बाइक पर लीटर में 65 का एवरेज देती है किलोमीटर का, और आप कह रहे हैं मेरी 60 किलोमीटर का देती है, आपके फ्रेंड कह रहे हैं 58 का देती है, कोई और कह रहा भैया हमारा तो जो है 61 का 61 किलोमीटर का एवरेज देती है। इन सब में चेंजेस आ रहा है यार। क्या मानोगे? कल्पना करोगे कि किसी की बाइक 19 है, किसी की 20 है, लेकिन 100% क्या कह सकता है कोई? नहीं, सारी बाइकों का एवरेज बराबर है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? एक कल्पना की जाती है कि तुम्हारे चलाने में अंतर हो सकता है, फ्यूल की क्वालिटी में अंतर हो सकता है, रोड जो है उनमें कोई अंतर हो सकता है, एटमॉस्फेयर का अंतर हो सकता है, चलाने वाले की आदत का अंतर हो सकता है, अनुभव का अंतर हो सकता है। ऐसी लागतों को हम कौन सी लागत कहते हैं? काल्पनिक लागत कहते हैं। अगली आती है हमारी कौन सी? नियंत्रण योग्य लागत। नियंत्रण योग्य लागत। नियंत्रण योग्य लागत को हम कंट्रोलिंग कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वे लागतें जिन पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे अपने कंट्रोल में हैं, उनको हम नियंत्रणशील लागत या नियंत्रण लागत को कहते हैं। और जिसमें हमारा कंट्रोल ही ना हो, मार्केट का कंट्रोल हो, उसको हम क्या कहेंगे? अनकंट्रोल्ड ही तो कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर कुल मिलाकर के नियंत्रण योग्य लागतें वो लागतें हैं जिस पर कोई भी निर्माता अपना कंट्रोल रख सकता है, उसको हम नियंत्रण योग्य लागत कहते हैं। जैसे बिस्किट बनाते हैं तो मान लीजिएगा 1 केजी प्रोडक्शन में शुगर को कोई 100 ग्राम डालता है, आप 80 ग्राम डाल सकते हो, आप 60 ग्राम डाल सकते हो, आप 50 ग्राम डाल सकते हो, आप 40 ग्राम डाल सकते हो। कौन रोके आपके लिए? आपकी वो तो क्वालिटी भी डिपेंड करता है। लेकिन वहीं पर आ जाए कि 1 केजी में मैदा 600 ग्राम पड़ेगी तो भैया इसको कोई नहीं रोक सकता। बिस्किट बनाओगे तो मैदा उसमें डालोगे। ओके, तो इस तरह से कुछ लागतें नियंत्रण योग्य होती हैं और कुछ नियंत्रण योग्य नहीं होती हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू धीरे धीरे समझते हुए चलिएगा। अगला है विक्रय एवं मूल लागत। ये बहुत पूछा जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में मूल लागत है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम कॉस्ट। मूल लागत किसे कहते हैं? जैसे ये पेन आपको अगर दिख रहा है तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इसमें प्लास्टिक लगी है, बनाने में खर्चा आया होगा, बस, और क्या है? और कुछ नहीं है। बस इसी लागत को हम मूल लागत कहते हैं। यानी वह वस्तु का निर्माण किया हुआ में वह लागत जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे उसको हम मूल लागत कहते हैं। और मूल लागत जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी में प्राइम कॉस्ट कहते हैं, जिसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें आती हैं। क्या क्या आता है? मूल लागत में हमेशा एक मटेरियल यानी सामग्री जिससे कोई चीज़ बन रही, मटेरियल आता है, लेबर आती है, और लेबर LABOUR, लेबर और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वही हमारी कौन सी है? मूल लागत कहलाती है। दूसरी होती है कारखाना लागत। जो हमारी मूल लागत जो हमें दिखाई दे रहा है उसको बनाने में फैक्ट्री में जितनी मशीनें थीं, जितने कर्मचारी थे, उन सबके द्वारा जितना खर्चा आया, यानी फैक्ट्री का जो खर्चा आया, वहाँ पर जितना डेप्रिसिएशन हो रहा है, बिजली कंजम्पशन हो रहा है, रेंट जा रहा है, किराया जा रहा है, बीमा का खर्च है, प्रोडक्शन
हो रहा है वो सारा का सारा हमारा कौन सी लागत आती है? कारखाना लागत आती है। इसे हम वर्क कॉस्ट भी कहते हैं। अगली होती है कारखाना लागत के बाद में कार्यालय लागत यानी ऑफिस कॉस्ट, जिसको हम उत्पादन लागत के नाम से भी जानते हैं। उत्पादन लागत, ठीक, ऑफिस कॉस्ट भी कहते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट भी इसको कहते हैं। ये क्या होता है? कोई वस्तु जब तक हम बनाते हैं और वो जो ऑफिस में जाकर के खड़ी हो गई यानी बिकने के लिए तैयार है, वहां तक की लागत को हम क्या कहते हैं? ऑफिस कॉस्ट कहते हैं। जैसे हीरो कंपनी की बाइक एजेंसी पे आप लेने जाते हो तो उसको वहां कंपनी द्वारा बनाने से लेकर के और जिस एजेंसी पे वो खड़ी कर दी गई है वहां तक की टोटल लागत को हम कौन सी लागत कहते हैं? कारखाना लागत, सॉरी कार्यालय लागत कहते हैं। एजेंसी पे खड़ी हुई है, ठीक है, वहां पर तक की जितनी भी लागत होती है वो सब कौन सी? कार्यालय लागत भी कह सकते हैं और इससे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन लागत भी कह सकते हैं। अब आप सोचोगे वहां से तो हम घर ले आएंगे, जी नहीं, अभी थोड़े ही ले आओ। हो सकता है आप परचेज करो, इसके बाद में वस्तुओं को पैक करके आपके घर तक देना हो, उसको कहते हैं विक्रय एवं वितरण लागत। यहीं आ जाएगा विक्रय एवं कौन सी? वितरण लागत, ठीक। इसे अंग्रेजी में कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब वस्तु को हमने क्या हुआ कि बेच भी दिया, लेकिन उसको पैक करने और घर तक पहुंचाने में बहुत सी कंपनियां होम डिलीवरी देती हैं, क्या खर्चा नहीं आता है? आता है। तो वही कहलाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। और इन विक्रय एवं वितरण लागत के बाद में जितना टोटल आता है बस उसी को हम कहते हैं कौन सी? टोटल कॉस्ट कहते हैं, कुछ और नहीं है कॉस्ट। क्यों? विक्रय एवं वितरण के बाद में कुछ नहीं बचा, उपभोक्ता के घर वस्तु पहुंच गई और पहुंचने के बाद में अब उपभोक्ता की जिम्मेदारी हो गई, तो वो कौन सी कॉस्ट कहलाएगी? टोटल कॉस्ट कहलाएगी। तो वो कॉस्ट जिसके बाद में निर्माता की कोई जो कॉस्ट है अब नहीं लगती आगे, इसलिए उस कॉस्ट को हम कौन सी कॉस्ट कहते हैं? टोटल कॉस्ट कहते हैं। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला चैप्टर था, पहला बेस था, और इसी के आगे आपको बताया कि आगे के जो वीडियोस हैं वो बनते हुए चले जाएंगे। आज हमारा मेन मकसद था कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग सीख रहे हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है ये सीखें, और इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट कौन कौन सी हो सकती हैं, लागतें कौन कौन सी हो सकती हैं। वैसे 20 लागतें हैं जो आपको अगले वीडियोज़ में आपको मिलेंगी, ठीक है। इतना उसके बारे में समझाएंगे नहीं क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है। अभी कुछ और लागतें जो हैं तो नॉर्मल, जितनी आज मैंने पढ़ाई है ये इंपॉर्टेंट थी, आपने सारी की सारी देख ली, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये एक बार मैं रिवाइज करा दूं। लागत लेखांकन किसे कहते हैं? लागत लेखांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, लागत प्लस लेखांकन। किसी वस्तु को बनाने में अथवा खरीदने में आने वाला व्यय उसका क्या कहलाता है? लागत कहलाता है। और उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखना या निश्चित प्रारूप पे या निश्चित फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है? लागत लेखांकन कहलाता है। अब लागत लेखांकन में लागत के कितने प्रकार हैं यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है। आपकी किताब में 20-22 हो सकते हैं, किसी में 18 हो सकते हैं, किसी में 15 हो सकते हैं। क्यों? ये 100% एक्यूरेसी के साथ में नहीं चलते हैं। अलग अलग राइटरों ने अलग दिया, और मेरे यहाँ तो कम से कम नहीं तो 7-8 राइटरों की बुक है। तो मेरे जो नोट्स होते हैं उनमें एकदम फिक्स्ड आपके लिए मिलेगा, कई बुक्स का अध्ययन मिलेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।